तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वी बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऑफ योर कोर्स इफ यू रिकॉल। क्या कहते हैं इस चैप्टर को? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ना। सो लेट्स स्टार्ट देन। The 05, it's 5th September 22. So let's start. So we'll be starting what you call current electricity, है ना। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा तो नहीं है एक्चुअली, काफी बड़ा चैप्टर है, पर क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई आई एम सेइंग छोटा सा, बिकॉज सिंपल चैप्टर है। तुम जब तक पढ़ते आए हो सब वही चीजें हैं, वही 10th के फॉर्मूलेज हैं, नथिंग न्यू। कुछ एक दो चीजें हैं बीच में, देयर आर सर्टेन एसिड्स दैट विल बिहेव एज अ न्यू कैटेगरी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज सेम। ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेट्स ट्राई टू फिनिश वन पार्ट टुडे, एंड दैट इज आई विल से इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट। चलो, so before beginning of this chapter, let me ask you the simple question. Whenever you hear the word current, what do you understand from the word? इस वर्ड से बच्चे अपन क्या समझते हैं? जो करंट वर्ड है, ये सिंपल सिंपल वर्ड मीनिंग क्या बताता है? Flow of charges. फ्लो ऑफ चार्जेस, या विल नॉट गो इनटू द चार्जेस, हम सिंपली बोलेंगे इट्स अ फ्लो ऑफ अ क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी फ्लो करती है तो अपन उसको डिफाइन करते हैं विद द टर्म नोन एज करंट। तो फ्लो ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, अब तक तुमने जितना भी पढ़ा है, द एंटायर स्टडी व्हाट यू हैव डन सो फार विद मी, उसमें हमारा जो प्राइमरी कंसर्न था वो किसको लेके था? वो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे स्टैटिक वर्ड ये बताता है कि जो भी हम मैकेनिक्स लगा रहे हैं, ऑल द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल्स, एनर्जीज, सारी चीजें सिर्फ तब बेसिस पे थी जबकि तुम्हारा क्या था? इलेक्ट्रॉन जो था दैट वाज ऑन रेस्ट, या तो रेस्ट पे था या मोशन करने के बाद रेस्ट पे आ जा रहा था। हम उसके मोशन के बीच के कारण क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, वी वर नॉट एनालाइजिंग दैट, बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू एनालाइज द बिगर पिक्चर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जब अपन बात करते हैं तो इस चैप्टर को अपन दो रेफरेंस में पढ़ते हैं। एक रेफरेंस तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वेलोसिटी के रेफरेंस में, कांस्टेंट वेलोसिटी के रेफरेंस में, और एक होता है एक्सीलरेटिंग वेलोसिटी के रेफरेंस में। बट एक्सीलरेटिंग वेलोसिटी के रेफरेंस में अपन नहीं जाएंगे। एक्सीलरेटिंग वेलोसिटी रहती, एक्सीलरेटिंग रहता है, क्या रहता है? चार्ज, है ना। द स्पीड ऑफ चार्ज की बात हो रही है, तो बोथ देयर आर द चार्जेस। अच्छा, दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड का भी इम्पैक्ट रहेगा, बट कांस्टेंट वेलोसिटी में भी हम अपना खाली कंसर्न रखेंगे, दैट इज ऑन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो हाउ हाउ दिस चैप्टर टुक इट्स बर्थ। तो तुम सबको पता है, तो तुम मेरे साथ पढ़ते आए हो कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक कंडक्टर है। क्या है ये? एनीथिंग दैट आई एम ड्राइंग दिस टाइम ऑन योर स्क्रीन इज सिंपल अ कंडक्टर ना। लेट्स से कोई तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, सादा सिंपल सा कॉपर है, लेट्स से इट्स अ कॉपर कंडक्टर। कॉपर कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इट्स कॉपर। तुम सबको बहुत अच्छे से पता है, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल फील्ड दैट यू विल अप्लाई अक्रॉस दिस कंडक्टर, क्या होने वाला है इसके साथ? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंटरनल इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं इसके अंदर, बता सकता है कोई? एनीवन? सोनम? Some charges are हाँ, generated. चार्जेस पोलराइज हो जाएंगे। ऑल इन ऑल तुम लोग ने बिल्कुल सही बोला कि कुछ भी होगा, क्या होगा सर? जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे दैट विल मूव टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो नेगेटिव चार्जेस होंगे एट द सेम टाइम विल मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अजरा क्लियर है चीजें? ब्रेथ, धर्मेंद्र, दीक्षा, दीज आर द बेसिक थिंग्स दिव्या। अब कहानी आगे बढ़ेगी कि सर व्हाट विल हैपन इफ यू कनेक्ट अ वायर थ्रू इट। मतलब अगर इसको अपन एक पाथ दे दें, अभी यहाँ पे आके क्यों रुक जा रहे थे चार्जेस? बिकॉज उनके पास कोई पाथ नहीं था। व्हाट इफ दे हैव एनी पाथ? क्या हो अगर उनके पास कोई एक पाथ हो? क्या वो उस पाथ में आगे चलेंगे जागृति? यस, दे विल मूव, एंड वील एनालाइज कि इनके मूव करने से क्या होगा, ठीक है। So now we'll understand more about the flow of the charges, and this flow of the charges will lead us to the electric current. So now our primary concern is on the flow of the charges. कैसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वैसे क्यों कर रहे हैं कि रीजन नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज रीजन यू वेरी वेल नो। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, तभी चार्जेस फ्लो करेंगे, बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो नहीं करेंगे। अब हम उनका मैकेनिज्म समझेंगे। मैकेनिज्म मतलब ये फ्लो का रीजन तुमने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में, यू नो द रीजन बिहाइंड इट, you know the reason behind it.
इन दिस क्लास यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझेंगे और मैकेनिज्म के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट उनके इफेक्ट पे कि इस फ्लो की वजह से इफेक्ट क्या होता है। सो ये दो चीजें हैं जो अपने को मेजरली कवर करनी है इस चैप्टर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, तो एक बात याद रखना, whenever we define this chapter, हम जब भी इस चैप्टर को डिफाइन करेंगे, हम वैसे तो कई फेजेस में पढ़ेंगे, we'll understand it in a multiple way, but याद रखना, as soon as I am saying कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व करी थी, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, इट्स बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ये चीज ऑब्जर्व करी, उन्होंने क्या देखा कि कहीं पर भी जब भी वो एक चार्ज बॉडी को लेके आ रहे हैं, दो चार्ज बॉडीज का कांटेक्ट करा रहे हैं, तो जो हायर पोटेंशियल वाली चार्ज बॉडी है वो लोअर पोटेंशियल वाली चार्ज बॉडी की तरफ कुछ तो फ्लो करा रही है चार्जेस। तो इस पूरे एनालिसिस के बेसिस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट रखी अपने रिसर्च पेपर में एट दैट टाइम। व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? दैट स्टेटमेंट, अब मैं एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं जानता, बट आई कैन राइट इट इन अ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। सो इट वाज सिंपली लाइक द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। कैसे डिफाइन किया उन्होंने? डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन है, आई एम होपिंग सबको ये चीज पता होगी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ही डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम मुझे बता सकते हो इस रेट वर्ड से तुम क्या समझते हो बच्चों? व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड रेट? ये रेट वर्ड कहीं भी आता है तो क्या प्रिया? से अगेन। टाइम के रिस्पेक्ट में है तो ओके प्रिया, वेरी वेल। और कोई? तेशा, वर्षा, यशिका? डिफरेंशिएशन। और टाइम की रिस्पेक्ट कोई भी चीज किस तरह से डिफरेंशिएट हो रही है। सो ऑल इन ऑल टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। रेट तुम्हें बता रहा है चेंज ऑफ अ बॉडी या चेंज ऑफ अ क्वांटिटी, नॉट अ बॉडी, चेंज ऑफ अ क्वांटिटी, चेंज ऑफ अ क्वांटिटी with respect to time, with respect to time, with respect to time। जैसे टाइम के साथ तुम्हारा बड़ा होना, टाइम के साथ तुम्हारा इंप्रूव होना, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब डिफरेंशिएशन यहाँ पे कहाँ से आता है? डिफरेंशिएशन तुम्हें जनरली बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, कि मतलब तुम एक चीज चेंज कर रहे हो तो उससे दूसरी चीज में कितना चेंज आ रहा है, ये चीज हमें डिफरेंशिएशन बताती है। हर वो छोटा चेंज जो किसी और चीज के चेंज को, किसी और चीज को चेंज करे, that relates with the help of the differentiation, so that's why we are taking the help of the differentiation। So all in all, this is what you define the electric current, ठीक है। अभी इससे मैकेनिज्म और आगे बढ़ेंगे, पहले समझ लो होता क्या है। अभी उनने स्ट्रिक्टली इस करंट को जब डिफाइन किया, तो while defining the direction of it, उन्होंने स्ट्रिक्टली दो चीजें मेंशन करी डायरेक्शन को लेके। क्या थी वो चीजें? पहली चीज जो उन्होंने बोली कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला उनने? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ये जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा हम क्या मानेंगे? जो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उस फ्लो के डायरेक्शन, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। ये तुम पढ़ते आए हो, पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली? The second thing what he said, it is in the direction opposite to that of electric field. Opposite, not the electric field, sorry. It is in the direction opposite to the flow of negative charge. Flow of negative charge, कि जो भी नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उस नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम क्या लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। So there are the two things। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तुम कहाँ लोगे? पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक। यहाँ से बर्थ हुआ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब ऑल इन ऑल हमारा पर्पस क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने का वो पर्पस ये है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी द मीडियम जो एनर्जी कहीं से कलेक्ट करेंगे और कहीं पे आके हमको देंगे। सो दे विल बिकम द मोड ऑफ चार्ज एनर्जी ट्रांसफर फॉर अस, ठीक है। क्लियर हो यहाँ पे सब तक? इतना कंफ्यूजन सबको क्लियर है? बेसिक थ्योरी थी अब तक। आगे बढ़े, एक एक करके, एक एक। लास्ट लाइन बोले वो रिपीट कर दीजिए। अब मेरे को ऐसे याद ही नहीं मैंने लास्ट लाइन क्या बोली। चलो वैसे मैं अभी रिपीट करूंगा। देखो इधर आओ। देखो क्या होता है, हाउ वी एनालाइज द थिंग्स। उन्होंने बोला जब भी हम कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए तुम्हें तो पोटेंशियल तो चाहिए, तभी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाओगे। तो उन्होंने देखा जब भी वो एक हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल वाली चीजें बना रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल वाली प्लेट मान लो इधर है, नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट वाली प्लेट इधर है, तुम्हें पता भी है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने देखा ये बात जो तुम सबने देखी थी कि किसी भी कंडक्टर के जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो सब कहाँ मूव कर रहे थे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और What पोटेंशियल was the motion of the higher potential to lower potential move कर रहे थे, this motion was higher potential to lower potential, ठीक है, लोअर पोटेंशियल। अच्छा, इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो तुम क्या बोलोगे, नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव इधर कुछ है ही नहीं, राइट लेफ्ट बोल दो, राइट सब लोग The बोलो। direction of charge. हाँ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मींस उम्मीद दैट इज राइट, है ना स्वाति, क्लियर है चीज, त्रिशा, यशिका क्लियर है, ऑल ओके विद दिस, सनाया, Yes, sir. सनाया है ना, सिंपल चीजें हैं सब तो, संकेत, ठीक है। अब देखो इस केस में अगर हमने देखा तो इस केस में उन्होंने कैसे डिफाइन किया, जो चीजें मैंने लिखी है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ओरली विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम, दैट्स इट। कि अभी अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो आई शुड मेक इट इन दिस डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इस केस में डायरेक्शन का करंट क्या रहने वाला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट साइड रहेगा अभी भी या लेफ्ट साइड हो जाएगा? Sir, left. लेफ्ट हो जाएगा, है ना स्वाति, वेरी वेल, ठीक है। प्रियंका, प्रिया क्लियर है चीजें, पायल, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी लेफ्ट हियर, व्हाई सो, बताओ प्रियंका क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है। अब जैसे ये थर्ड केस देखो, इस थर्ड केस में तुम कहाँ बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, यू विल एक्सप्लेन इट इन अ वे कि सर जहां पे पॉजिटिव वाले मूव कर रहे हैं उतने में तो प्लस का करंट होगा या एक डायरेक्शन करंट होगा, और जो ये जो नेगेटिव वाले हैं इनकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, उल्टा। तो जो नेट करंट आएगा वो इफेक्ट किसकी वजह से आएगा, क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस करोगे, है ना, ऑब्वियसली ऐसे आएगा या नहीं आएगा, बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ऐसे आएगा। अब इसकी थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मैथमेटिक्स। अरे मैं स्लाइड डिलीट कर दिया था, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मैथमेटिक्स नाउ। तो अब इसको मैथमेटिकली देखो कैसे एनालाइज करते हैं अपन। मैथमेटिकली उन्होंने क्या बोला, अगेन जो चीज बोली थी वही लिख रहा हूं मैं फिर से, क्या थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक करंट। सो अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को उन्होंने डिफाइन किया, तो चार्ज को तुम कैसे डिफाइन करते हो, करंट को आई से, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कि तुम कहीं भी किसी कंडक्टर में ऑब्जर्व कर रहे हो कि 5 सेकंड 6 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, एंड दैट यू डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। हाउ शुड आई राइट इट मैथमेटिकली, मैथमेटिकली मैं इसको क्या लिखूंगा, q by t, यस और नो, ये लिखूंगा, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये जब उन्होंने फॉर्मूला तो डिफाइन कर दिया, बट दिस फॉर्मूला वाज रियली इम्प्रैक्टिकल, कैसा था, इम्प्रैक्टिकल था। अब सर इम्प्रैक्टिकल क्यों था, इम्प्रैक्टिकल का सिंपल मतलब ऐसे तुम समझो, देखो मान लो जैसे कोई एक कंडक्टर है, लेट्स सी, इन सर आई एम शाइस्ता प्रवीण, आई विल नॉट बी एबल टू डू एडिट, ओके शाइस्ता, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा देख लेना। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, सेकंड, ठीक है, लेट्स से तुम्हारा ये कंडक्टर है, ओके। अब इस कंडक्टर में if in this conductor there is some flow of charges, इसको चार्ज, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम नॉट ड्राइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि अंटिल एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे कुछ भी फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, होगा क्या, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके कारण यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने जो बोला Q अपॉन टी, सो इट्स वेरी सिमिलर लाइक कि अगर तुम किसी भी पॉइंट पे चार्ज या तुम किसी पॉइंट पे करंट निकालना चाह रहे हो, तो यू हैव टू स्टार्ट एट दिस पॉइंट, और तुम्हें फिर देखना पड़ेगा कि उसमें से कितना चार्ज पास हो रहा है कितने टाइम में। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, इज इट, बोलो क्या ये प्रैक्टिकल चीज है, क्या तुम इसको मेजर करना पसंद करोगे कहीं पे खड़े होकर ऑब्जर्व करके कि कितना करंट या कितने नंबर ऑफ चार्जेस या हाउ मच चार्जेस फ्लोइंग इन हाउ मच टाइम, निमिषा, पायल, obviously it's not a practical thing.
तो इसको प्रैक्टिकलिटी से क्लोज करने के लिए हम जिस तरीके से पढ़ते हैं वो दो तरीके हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एवरेज करंट का। क्या? एवरेज। एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या बताता है बच्चों? एवरेज करंट बताता है हमें कि यहाँ पे जैसे अभी तुम खड़े थे, अब तुमने बोला या तुमने कहीं से रिसर्च करी और तुमने ऑब्जर्व करना चाहा कि यार एक काम करता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ एवरेज करंट 5 मिनट का। तो 5 मिनट का अगर तुम्हें ऑब्जर्व करना है करंट, तो तुम कैसे ऑब्जर्व करोगे? तुम पहले फर्स्ट स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 पे आ जाओगे। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे देख लोगे चार्ज कितना है, मान लो कुछ Q1 चार्ज है, तुम Q1 चार्ज लिख लो। फिर तुम क्या करोगे? यहाँ से चले जाओगे। फिर तुम नेक्स्ट यहाँ पे कब वापस आओगे? तुम्हें 5 मिनट को ऑब्जर्व करना था, तुम t इक्वल टू 5 पे वापस आओगे। तुम t इक्वल टू 5 पे वापस आके अब क्या ऑब्जर्व करोगे? यहाँ पे कितना चार्ज है? Q2। कर लिया ऑब्जर्व। अब जैसे ही तुमने ये ऑब्जर्व किया, तो तुम इतने 5 मिनट में एवरेज करंट कैसे डिफाइन करोगे? आई एवरेज यू विल डिफाइन इट एज नेट चेंज ऑफ चार्ज अपॉन नेट चेंज ऑफ टाइम। ऐसे डिफाइन करेंगे। ये क्या है? डेल्टा क्या बताता है? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल। तो तुम्हें अब पूरा हर पॉइंट पे सनाया ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं थी, है ना अंशु? क्या कर ले रहे थे अपन? आए, देखा, जितने टाइम का एवरेज लेना उतने टाइम बाद वापस आया, उस पॉइंट पे चार्ज देखा, डिवाइड बाय डेल्टा। ठीक है। अब इट माइट पॉसिबल नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ेंगे घटेंगे, इट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न फॉर नाउ। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरिएशन आते हैं। तो अब ये चीज इस क्यू बाई टी के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल तुमको साउंड कर रही होगी। यस और नो? सब लोग बोलो प्लीज। Yes, sir. अजरा, ब्रिज, क्लियर है चीजें? धर्मेंद्र, है ना? दीक्षा, ध्रुव, ध्रुव ऑल गुड? यस सर हाँ तो ये इम्प्रैक्टिकली है ना, एज अ ऑब्जर्वर देखना। हाँ, ये चीज प्रैक्टिकल नहीं लग रही है तुमको? पहली वाली चीज प्रैक्टिकल लग रही थी क्या? नहीं। तो फिर अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म है प्रैक्टिकलिटी के जो काफी ज्यादा क्लोज है, वो इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखो पहले वाले में क्या इशू था? पहला वाला प्रैक्टिकलिटी के तो काफी क्लोज था, बट वो रियलिटी से बहुत दूर था। प्रैक्टिकल होना और रियल होना टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि तुम अभी आके ऑब्जर्व कर रहे हो, 5 मिनट बाद आके ऑब्जर्व कर रहे हो सकता है बीच में करंट कभी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, एवरेज तुम्हारा नॉर्मल सा आ रहा है। तो यू नीड टू मेजर द पीक वैल्यू। तुम्हें पीक वैल्यू से भी मतलब है कि मेरा वायर उतना रेजिस्ट कर पाएगा या नहीं, तो करंट को एक्यूमुलेट कर पाएगा या नहीं। तो उसके लिए हम लोग ने डिफाइन किया है इंस्टेंटेनियस करंट, जो मैथमेटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये चीज क्या बताता है? किसी भी इंस्टेंट पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कैलकुलेट द आई इंस्टेंटेनियस। ये हम लिखते कैसे हैं? डी क्यू अपॉन डी टी से। अब देखो इसका फिजिकल मीनिंग समझना। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। आई विल इंसर्कल दीज टू फॉर्मूलाज। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आई एवरेज एज वेल एज द आई इंस्टेंटेनियस। अब देखो प्रैक्टिकलिटी से कैसे ये वाला इंस्टेंटेनियस की और रियल वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये तुम्हें क्या बताता है? तुम पहले ऑब्जर्व करते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स या जो भी आजकल डेटा मिलता है हमको, उसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं पहले कि हाउ द नंबर ऑफ चार्जेस आर वेरिंग और हाउ द अमाउंट ऑफ चार्ज इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर हमें जिस भी टाइम पे निकालना होता है, हम उस टाइम को उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक फंक्शन बनता है, और वो फंक्शन कैसा भी हो सकता है। जनरल फंक्शन बनता है एफ, एक फंक्शन जो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। उसको फिर अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाता है कि किस पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है बात? बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो अब इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। तो वील बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन हो गया, मैथमेटिकल वो हो गया। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द यूनिट। क्या? यूनिट। अब यूनिट, हाउ वी हैव डिफाइंड द यूनिट? सो वी हैव सिंपली डिफाइंड द यूनिट। क्या है? आई का यूनिट क्या होगा? क्यू बाई टी है। सो इट्स नथिंग बट कूलॉम पर सेकेंड। पर सेकंड। अच्छा, वेरी वेल। अच्छा, वन मोर प्रिसाइज एसआई यूनिट दैट वी यूजुअली यूज इज एम्पियर। क्या है? Ampere. है नहीं एम्पियर? ठीक है। ये एक, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट। क्या है ये? फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स तुमने जब पढ़ा होगा 11 में, सबसे पहला पेज में तुमने देखा होगा, वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा देखो, तुमने तब पढ़ा तो था। फंडामेंटल यूनिट की सबसे प्यारी ब्यूटी क्या थी पता है? हाउ व्हाई दे हैव नोन एज फंडामेंटल यूनिट? किसी को आइडिया? So because they Sir, doesn't depend on any other physical quantity. Very well said. Say again. Say again and say little so that everyone can hear. So because it doesn't depends on any other physical quantity. Like Sanaya is saying, because it's not depend on any other physical.
मतलब दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर एक्चुअली एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इन द सेंस उनको कभी हम डिराइव नहीं करते। तुम लेंथ का कभी फॉर्मूला नहीं देखो। लेंथ का फॉर्मूला इन द सेंस ये मत बोलना भाई वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी और टाइम, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। किसको अपन डायरेक्ट मेजर करते हैं, इसके कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं है। इनका जो इनिशियल डेफिनेशन है, जो वेरी बेसिक डेफिनेशन है, वो किसी डेरिवेशन से नहीं आती है। तुमने जब लेंथ पहली बार पढ़ी होगी तो तुमने कोई डेरिवेशन नहीं देखा होगा, टाइम का तुमने कोई डेरिवेशन नहीं देखा होगा। बट यहाँ पे दिस इज वन ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट्स अनाया, जिसको हम डिराइव करके ही डिफाइन करते हैं। तुमने कभी किसी से नहीं सुना होगा करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग। अपन ने उसको हमेशा क्या किया है, डिराइव करके ही समझा है। सो फॉर यू लेट्स से इट्स एन होमवर्क फॉर यू टुडे। तुम लोग एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, HW होमवर्क, ये होमवर्क फॉर यू। सब सोच के आएंगे और मुझे बताएंगे, या तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना या जैसे भी, कि why current or why Ampere got the privilege of being SI unit, not SI unit, why Ampere got the privilege of being one of the 7 fundamental unit, one of the 7 fundamental unit। आ रही है ना मेरी बात, समझ में नहीं आ रही तुमको बच्चों? इसे ढूंढ के लाना है ना, इट्स लाइक एन बच्चे प्रैक्टिकल फॉर यू। तुम ये चीजें ढूंढ के लाओगे। देखो अगर किसी को याद हो क्या क्या थी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर था, एंगल था, सॉलिड एंगल, फिर तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, मोल था, टेम्परेचर था, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी थी, और इलेक्ट्रिक करंट था। दूर दूर तक हमने चार्ज को फंडामेंटल यूनिट में नहीं लाया है, जो एक्चुअली में फंडामेंटल होना चाहिए, बट करंट को लाया है जो डिराइव होके आ रहा है। तो व्हाई इज इट सो? इट्स अ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन। घर जाके बहुत शांति से ढूंढना, तुम्हें मजा आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई एम होपिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कोई दिक्कत है किसी को? कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है? No, sir. पक्का झूठ तो नहीं बोल रहा कोई? सब लोग बोलो। दीक्षा, प्रियंका, ऑल गुड। सोनम, इंस्टेंटेनियस बता दो। क्या बता दूं? इंस्टेंटेनियस वाला। इंस्टेंटेनियस वाला अभी मैं और तेरे को अच्छे से समझाता हूँ। एक न्यूमेरिकल करो। कहाँ गया यार न्यूमेरिकल? हाँ, डू दिस न्यूमेरिकल एवरीवन। ये करो पहले सब रीड। देखो ये कोई बहुत अच्छा न्यूमेरिकल नहीं है, इट्स वेरी चीप एंड इजी न्यूमेरिकल। द ओनली रीजन आई एम पुटिंग दिस न्यूमेरिकल कि थोड़ा सा जिनको लगता है कि उनको चैप्टर आता है उनको भी कंफ्यूज कर देता है बस। अभी मैंने ऐसा बोल दिया तो सब अब ध्यान से करेंगे, बट यूजुअली लोग ध्यान से नहीं करते। ऋषिका इतना लेट? दिशा समझ में आ रही है चीजें? बोलो। एंड गाइस मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, Yes, sir. कुछ भी हो जाए टेस्ट मत मिस करो। इफ यू आर मिसिंग द टेस्ट ना, then it might possible government will cancel this program because number of student की जब गिरती है then according to government क्या होता है, they started thinking कि बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे हैं या टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे या कुछ भी लाइक दैट। सो वो ऑल इन ऑल फिर प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। सो टेस्ट जरूर दो, अच्छे नंबर लाने का ट्राई करो, एंड ऑलवेज गिव द टेस्ट, डोंट मिस द टेस्ट, है ना? संकेत बताओ, सनाया? तो सोनम रीच आउट करो, व्हाट्सएप पे हम हैं, बोलो हमसे, पूछो हमसे, हम बताएंगे। मैसेज करो, बताओ तो एटलीस्ट जो दिक्कत है अपने तक मत रखो। इवन टीचिंग के लिए आई आल्सो से इफ यू हैव एनी इश्यूज विद माय टीचिंग, एनी अदर सब्जेक्ट टीचर्स, डू लेट अस नो। ठीक है, मैम से बोला था, ओके ओके, तो मैम ने जरूर उसको फॉरवर्ड किया होगा। ठीक है, तो देखो अभी सोनम ने आंसर बताया, बाकी और लोग भी बताओ आंसर प्लीज मैं जल्दी। बोलूं डोंट हैव टाइम। 16 10 to the power minus 12 एम्पेयर। कितना? 16 into 10 to the power minus 12 एम्पेयर। ठीक है, बाकी लोग क्या बोल रहे हो भाई? गलत करा देता एनीवन? धीरज, एनीवन? संकेत का आया क्या? सनाया, वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रियंका इज आल्सो सेइंग 0, सोनम इज आल्सो सेइंग 0। ध्रुव का आया? धर्मेंद्र, अजरा, जल्दी बच्चा प्लीज। निमिषा, जागृति, एवरीवन जागो, बस आधा घंटा और यार, फिर चला जाऊंगा मैं। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, क्या पूछा था आपने?
ट्विंकल, सोनम, सुमी, स्वाति, तुषा, यशिका, तिशा, कुछ ईश्वर बच्चा पूछो ना प्लीज, 7 बैठो तुम लोग। पायल, मल्होत्रा, दीक्षा, जागृति, ब्रज। देखो, so that's the point. तुमने पढ़ा, तुमने समझा तो, but no one able to give me the correct answer. मेरी वॉइस नहीं आ रही है कैसे? सर रोबोट की तरह आ रही है। चलो अब सही हो गई होगी, आप है ना, अब सही हो गई। देखो, even you are also saying 0. It's not 0 man. Why you guys are saying 0? किसको लग रहा है 0? मारो तुम लोग को पकड़ के ढेर सारा। ये क्वेश्चन तो कभी करने लायक भी नहीं था ये क्वेश्चन। See, the only reason we kept this question, देखो सना, ध्यान से देखना कहाँ गड़बड़ हुई है। देखो इधर, लेट्स से ये करंट एक कंडक्टर बना लेता हूँ पहले। मुझे क्या बना रहा हूँ ये मैं? कंडक्टर। ठीक है, सो दिस इज अ कंडक्टर। अब कह रहा है इन दिस कंडक्टर 10⁶ प्रोटॉन्स आर मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ए। यहाँ पे कुछ भी एक क्रॉस सेक्शन ले लो, लेट्स से तुमने ये क्रॉस सेक्शन लिया, लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन दैट यू टुक, ये तुमने क्रॉस सेक्शन लिया। अब इस क्रॉस सेक्शन से इधर पे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बोलो? यहाँ से यहाँ पे प्रोटॉन जा रहे हैं, लेट्स से, तो यहाँ से यहाँ तक प्रोटॉन्स कितने जा रहे हैं? 10⁶। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स कितने, सब बोलना अब इस चीज को, किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बताओ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन को मारो गोली, उनको मैंने क्या पढ़ाया अभी आ गया, देखो ये अब तक नहीं था। क्या पढ़ाया अभी तुमको मैंने डायरेक्शन को लेके? क्या लिखी है 2 लाइन? पढ़ो सब लोग, जोर जोर से पढ़ो जरा अभी। लेट एवरीवन नो इन योर होम दैट यू आर स्टडीइंग राइट नाउ। क्या लिखी है 2 लाइन्स? हाँ सनाया, बहुत जल्दी आया आंसर। क्या लिखा है? अभी पढ़ोगे तो मैं बोलूंगा तो पढ़ोगे नहीं। Especially it's mentioned here that the flow of current or the direction of current क्या है? It is in the direction of flow of the charge, positive charge, and in the direction opposite to the flow of negative charge. क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक चीज बताओ खुद सोच के, यहाँ पे इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर होगा और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर होगा या नहीं होगा? बोलो। So if I am writing I equals to Q by T, जब कभी मैं तुम बताया नंबर ऑफ चार्जेस कितने दिए उसने? 10⁶। तो 10⁶, अच्छा ऐसा into 2 हो जाएगा क्योंकि डबल है, और टोटल नंबर ऑफ ई कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻90 अपॉन टाइम 10 into 10⁻³ लिख देता हूँ, मतलब मिली सेकेंड। आदित्य कुछ पूछ रहा है क्या भाई? कितना आ गया इधर? 3.2 10⁻⁻11 आई थिंक, है ना? मैं कर नहीं रहा हूँ सॉल्व। सनाया सही है ना बच्चा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ इधर? बोलो। Yes, sir. Cool. So why you set Sanaya 0 first? सर आई थॉट कि प्रोटॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट में, तो 0 Why होगा। you thought so? If it is mentioned in the question, don't think when something is mentioned on the question in the question. You don't have to think at that point of time. चलो on and on, अब समझ में आ गया ना? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। देखो। Yes, sir. अब now you will understand the more practical or you will understand the, what should I say, it's like the more charm of the instantaneous current, उसको अब समझेंगे। तो देखो, जैसे मान लो कुछ तो अपन ने एनालिसिस किया, कुछ मशीन बनाई या कुछ भी थ्योरी से कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके
हमको पता चला है कि किसी भी कंडक्टर में एज अ चार्ज का जो वेरिएशन है टाइम के साथ वो इस तरीके से, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है नंबर ऑफ चार्जेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट इज द करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। उसको नहीं मतलब 1 सेकेंड पे कितना था, 2 सेकेंड के बाद कितना होगा, वो एग्जैक्टली तुमसे पूछ रहा है दूसरे सेकेंड पे बताओ करंट कितना होगा। तो हाउ यू विल टेल, कैसे बताओगे? इंस्टेंटेनियस करंट की हेल्प से। इंस्टेंटेनियस करंट की हेल्प से। सो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस करंट? संकेत बता दो जल्दी से कैलकुलेट करके। निमिषा कम ऑन, क्विक। सोनम, स्वाति, नहीं प्रिया बच्चा गलत है। 8 देखो हाउ यू विल कैलकुलेट, how will you calculate? It's easy. When you are calculating I instantaneous, you just have to what? dq upon dt. मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो 4t प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, डिफरेंशिएशन में किसी को इशू है क्या? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन द डिफरेंशिएशन? एनीवन फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी। तिशा, सुमी, सोनम, संकेत, सनाया, डिफरेंशिएशन बताना है किसी को? राधिका, प्रियंका, लवली, जागृति, पक्का? तो व्हेन यू डिफरेंशिएट, अच्छा मैंने डिफरेंशिएट कर ही दिया है तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बट चलो लिख दिया है तो इसको वापस ऐसे लिख देते हैं। तो इट्स 2t स्क्वायर प्लस 3 और डिफरेंशिएट करके आएगा 4t प्लस 0। अच्छा, एट 2 सेकंड, सो आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, आई विल गेट 8 एम्पियर। बताओ क्लियर है चीजें? अब Yes, लेट्स ट्रांसफॉर्म दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाऊं। लेट्स से आई एम आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? एवरेज करंट। एवरेज करंट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, दूसरे सेकंड से चौथे सेकंड के बीच में मुझे एवरेज करंट बता दो। हाउ विल यू टेल? व्हाट वाज योर व्हाट विल बी योर अप्रोच? सॉरी, व्हाट विल बी योर अप्रोच? क्या करोगे ध्रुव? बताओ ध्रुव, जल्दी जल्दी जल्दी। दीक्षा क्या करोगे? सोचो। तो इसमें हम इंस्टेंटेनियस, जैसे हमने इसमें डिफरेंशिएशन की थी, तो हम जो ये q की वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में दे रखी है, इसको एक 4t में जैसे हमने ला दिया तो उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्यों सोनम इंटीग्रेट नहीं करेंगे? हर जगह देखो, ये मत सोचा करो इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब अगर तुम चार्ज की एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके करंट पे पहुंच रहे हो, करंट दिया जाए और चार्ज पे पहुंचना हो, देन यू विल इंटीग्रेट। आ रही है बात समझ में? तुम्हें करंट दिया जाए और चार्ज तक पहुंचना है, देन यू विल इंटीग्रेटेड, अदरवाइज यू वॉन्ट इंटीग्रेटेड। तुमको कहीं करंट देके चार्ज नहीं पूछ रहा है तुमसे, करंट एवरेज करंट ही पूछ रहा है। एवरेज करंट होता क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी कंडक्टर होगा, एनी कंडक्टर वाज देयर, सो उस कंडक्टर के बगल में अभी तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम दूसरे सेकंड पे आए, तुम एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आए, तुमने उस 2 सेकंड पे ऑब्जर्व किया कि उसमें से कितना करंट सॉरी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। फिर तुम चले गए वो चार्ज मेजर करके, तुमने इसको क्या बोला? क्यू इनिशियल। फिर तुम आए 2 सेकंड बाद, नहीं राधिका गलत है, फिर तुम आए 2 सेकंड के बाद, यानी तुम 4th सेकंड पे आए। जब तुम 4 सेकंड पे आए, तुमने 4 सेकंड पे आके क्या ऑब्जर्व किया? हाँ स्वाति, 4 सेकंड पे आए, तुमने 4 सेकंड पे आके फिर ऑब्जर्व किया कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तब तुमने देखा QF हो रहा था। तब हाउ यू विल डिफाइन द एवरेज करंट? तुम ऐसे डिफाइन करोगे कि Q फाइनल जो चौथे सेकंड पे था माइनस Q इनिशियल जो दूसरे सेकंड पे था, डिवाइड बाय जो टाइम का डिफरेंस था, दैट इज T2 माइनस T1। अब सॉल्व कर लोगे? अभी भी मैं कर रहा हूं गाइस, कम ऑन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक्स। प्रियंका हुआ सर क्या? हो जाएगा। हो नहीं जाएगा। स्वाति आंसर बताओ। तुम लोग हो जाओगे पे मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। क्यों गाइस से हो जाएगा, बट होता नहीं है वो। 2-3 क्वेश्चंस करा लेने दो यार क्लास में फॉर माय सेटिस्फैक्शन। प्लीज आंसर दे दो। ब्रिज, अर्चना, प्रियंका, प्लीज, अंशु, कम ऑन गिव मी द आंसर। सोनम, सुमी, स्वाति, तिशा, सनाया, प्रियंका। प्रियंका आंसर जल्दी करो, फिर तुम लोग कहते हो सर कोर्स धीरा हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा प्रॉब्लम बता दो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? QF निकाला किसी ने? QF कैसे निकलेगा? देखो मेरी मैं हेल्प करता हूँ। QF कैसे निकलेगा? हाउ विल यू फाइंड QF? व्हाट विल बी द QF? QF क्या है? 4th सेकंड पे करंट, 4 सेकंड पे चार्ज। तो 4 सेकंड पे चार्ज कैसे निकलेगा? 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 प्लस 3 कितना आएगा? कितना आएगा आदित्य? 35. So what will be the final charge? 35. What is the initial charge? What is the initial charge at t equals to 2 seconds?
2 to the 4 to the 8 3 11, कितना इनिशियल चार्ज 11, टाइम कितना है 4 सेकंड से 2 सेकंड, कितना आया 12 एम्पियर आया सबका, बोलो यस सर। बोलो, ठीक है। अब ऑल इन ऑल सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सबसे प्रिसाइज सादा सिंपल वे देखो, हर चीज जो जैसे डिफाइन करी गई है ऐसा जरूरी नहीं है हम उसको ऐसे ही कैलकुलेट करें। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट, इवन यू कैन यूज योर 8th 7th क्लास ऑफ नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स तुमने कब पढ़ा था, मीन मोड मीडियन? 9th 10th 9th 10th भी नहीं, 7th 8th में पढ़ा होगा। सो मीन मोड मीडियन में सबसे पहली चीज तुमने क्या तुमको पढ़ाई तुम्हारे टीचर ने, एवरेज मतलब होता क्या है। मैं तुम्हें अगर एक एवरेज बता पूछूं, वो भी सबसे सस्ता एवरेज पूछता हूँ, लेट्स से आई एम आस्किंग द वेरी सिंपल एवरेज कि एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 12 नंबर आए, दूसरे सब्जेक्ट में तुम्हारे 14 नंबर आए, या और सिंपल ले लो, एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 2 नंबर आए, एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 4 नंबर आए, सो व्हाट इज योर एवरेज स्कोर? 3। अब एवरेज करंट निकालना है, आई एवरेज, भैया आई फाइनल निकालो, आई इनिशियल निकालो, दोनों को क्या कर दो 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड। अब व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस, देखो ये हर जगह तो काम नहीं करता, बट नीट और जेई में हर जगह काम करेगा। इसका व्हाट इज द एग्जैक्ट नॉलेज और एग्जैक्ट अप्रोच टू डू दिस, क्योंकि मुझे दिख रहा है यार यहाँ पे ये बड़ा फंक्शन था, इस बड़े फंक्शन में मेरे को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगा, वहीं इसका जो डिफरेंशिएशन फंक्शन है जो मुझे टाइम दे रहा है दैट इज 4t, क्या है वो 40। 4t को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दूसरे सेकंड पे कितना करंट होगा इसमें, बताते जाओ जल्दी। IF कितना होगा 4 4 जा 16, I2 कितना होगा 8 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 24/2। हो गया सॉल्व। So 12. So it's not every time necessary how you have defined a thing, you have to calculate in that way only. You can do it any way you want to. I hope चीजें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। यस चलो, यस सर। अब देखो ये जो भी एनालिसिस था, these all analysis was done by the physicist बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैं तुमको बार बार बताता है, असल में उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चले थे, ये तो अपन ने इलेक्ट्रिक चार्जेस जब क्लास में कर रहे थे, at that time we have also observed कि हमको नहीं पता क्या इलेक्ट्रॉन है क्या प्रोटॉन है, अभी हमको सिर्फ एक चीज पता है, कुछ तो चार्जेस है और 2 तरीके के हैं, हमने बोल दिया एक प्लस है एक माइनस है। नाउ ही डिड द एंटायर एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 चार्जेस। देख रहे होगे कहीं इलेक्ट्रॉन की बात आई, कहीं किसी चीज की बात आई, डायरेक्शन से लेके डेफिनेशन से लेके मैथमेटिक्स तक, इन ईच एंड एवरी टाइम आई ओनली टॉट यू चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, कहानी, टाइम, दैट्स इट। कहीं पे इलेक्ट्रॉन की कहानी आई, बोलो नो बोलो नहीं आई, ठीक है। अब आफ्टर दैट जो उनके स्टूडेंट थे, लाइक आफ्टर सर्टेन ईयर्स, जिसको मैं बोलूंगा लेट्स से अराउंड 80-82 ईयर्स बाद, इन्हीं के स्टूडेंट जे थॉमसन ने किसकी इन्वेंशन करी, जे थॉमसन ने किसकी इन्वेंशन करी याद है, बल्ब की, इलेक्ट्रॉन की। किसकी? तो उन्होंने को क्या पता चला थॉमसन को कि जो भी मेरे टीचर का एनालिसिस था, नो डाउट वो लॉजिक पूरा सही था, बट द मैकेनिज्म वाज स्लाइटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग मैकेनिज्म था? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जैसी चीज तो कभी फ्लो करती नहीं है, पॉजिटिव चार्ज विल नेवर फ्लो, पॉजिटिव चार्ज तो कभी अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी जगह से डिसलोकेट होती है? ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को पॉजिटिव चार्ज या किसी को नेगेटिव चार्ज देती है? व्हाट इज दैट थिंग? इलेक्ट्रॉन। सो अब उनका पूरा लॉजिक क्या रहा, यहां से देखो उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, he did not change the direction, he did not change the analysis, उनने कुछ चीज चेंज नहीं करी। क्यों नहीं चेंज करी? बिकॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो भी एनालिसिस था उसका बस उल्टा हो रहा था, तो करंट का डायरेक्शन भी उनने वही रहने दिया, उसको हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन भी बोलते हैं। he did not change it, even no one changed it। क्यों? क्योंकि हम 100 साल से उसी को पढ़ते आ रहे थे, हमारा उस पर अच्छा होल्ड हो गया था, अब तक हमारी कोई भी एनालिसिस में फॉल्ट नहीं आया था। बट एनालिसिस में फॉल्ट ना आने का मतलब ये नहीं था कि अप्रोच सही रहती थी, हमारी अप्रोच थोड़ी सी अलग रहती थी। तो उन्होंने एक रीजन सोचा कि यार लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट, देन देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन व्हाट, अब नहीं बोलोगे, रिलेशन बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स एंड
क्या करंट। Current. जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअली वेलोसिटी है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिख देता हूं मैं, ये जो भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसके बीच में और करंट के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए या नहीं। होना चाहिए। तो यहाँ से उन्होंने दिमाग लगाया, बोला यार कुछ तो हो रहा है बाबा, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट। इसको समझते हैं। अब इसको समझने से पहले हमको थोड़ा एटॉमिक थ्योरी समझना पड़ेगा। वी शुड अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ एनी मटेरियल। तो तुम्हें पता है कोई भी मटेरियल होता है अगर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर भी है तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास, उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास गिरी से गिरी, बदतर से बदतर हालत में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो भैया अब काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक रैंडम मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन? दे आर परफॉर्मिंग अ रैंडम मोशन। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी गई है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। ठीक है। अब जनरली जब हमने ऑब्जर्व किया, देखो इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, मैं वो लिख देता हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। पहला टर्म बच्चे इसमें क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा आता है कई बार क्वेश्चन में। फिर दूसरा है एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तीसरा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ किसी को ये कोई ऐसा है क्या स्टूडेंट जिसको तीनों ही चीजें सेम लग रही हैं? एनीवन? या सबको समझ में आ रहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस थ्री स्टेटमेंट्स? कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि नहीं सर तीनों ही सेम है? बोलो। अच्छा अगर मैं कहूँ तीनों ही सेम है तो क्या बोलोगे? बोलो। सर तीनों सेम तो नहीं है। तीनों सेम तो नहीं। अच्छा लेट्स ट्राई टू एनालाइज ईच ऑफ देम वन बाय वन। अब पहली क्या कहती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ने कुछ इधर ट्रेवल किया, 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 इधर ट्रेवल किया। इतना रैंडम मोशन था कि तुमने फाइनल और इनिशियल पोजीशन जब नोटिस करी तो वो कहीं पे ही आई, सेम ही आई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, मैंने एन इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किसी भी टाइम पे? बिकॉज कंप्लीटली रैंडम मोशन है और बहुत ज्यादा है। जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब तुम क्या बोलोगे सर, एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है? जीरो। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कह रहा है? लास्ट पे आ जाओ। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कह रहा है? सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तुमने देखी और उनका एवरेज जब लिया तो वो भी कितनी आई? जीरो। अब ये जीरो कैसे आई वो समझना। इसको ऐसे समझो, तुमने करंट कैसा, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों करंट फ्लो नहीं कर रहा है उधर। करंट का मेन मतलब क्या था? करंट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर शुड बी द फ्लो ऑफ चार्जेस और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जब रैंडम मोशन हो रहा है ना, तो रैंडम मोशन इज लाइक तुम एक ट्रेन में हो एंड इन दैट लाइक टिपिकल इंडियन ट्रेन जो होती है, जो पर्टिकुलर जनरल डब्बा होता है, उसमें अगर गेट से सब एक साथ उतरना चाहेंगे 200 लोग, तो कितने लोग उतर पाएंगे गेट से? बोलो। मेरी बात समझ में आई? कोई एक क्रॉस सेक्शन है, तुम उस क्रॉस सेक्शन से देख रहे हो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो एक बात, मैंने क्वेश्चन सिंपल सा पूछा कि जनरल की जो बोगी रहती है ट्रेन की, उसमें मान लो 200, 250, 300 लोग हैं, देयर आर टन्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल, सबको एक साथ उतरना है तो कितने लोग गेट से उतरेंगे? मुश्किल से एक या वो भी नहीं। सो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे यही हो रहा है, सब लोग एक क्रॉस सेक्शन से गुजरना चाहते हैं, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, सो नेट करंट विल बी जीरो। आई बात समझ में? वेलोसिटी है, मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया नाच रहे हैं, मोशन भी है, बट नेट मोशन जीरो है, जिसके कारण नेट फ्लो कितना है? जीरो है, तो नेट करंट जीरो है। आई बात समझ में? एंड एक्चुअल में जब तुम यहाँ पे बच्चा मेरे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे ना, तो एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट कंडक्टर की, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकंड की रेंज की आती है। तो 10⁵ मीटर पर सेकंड कैसा होता है स्पीड? स्पीड लिख रहा हूँ, स्पीड मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ सेकेंड, 10⁵ मीटर। इट्स ह्यूमंगस। कितनी स्पीड है उनकी? बहुत ज्यादा स्पीड है, बट इतना रैंडम मोशन है कि नेट वेलोसिटी तो फिर भी जीरो ही है। आई बात समझ में? Yes. बताओ सबको ये चीज क्लियर है? अब देखो, as soon as you apply a electric field, जैसे तुमने क्या लगाई, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही क्या हुआ? उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ,
उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही ये हुआ कि अभी जो एक छोटू सा गेट था, उस गेट के बगल में इधर यश खड़ा था, यहाँ पे आदित्य था, यहाँ राधिका थी, यहाँ पे प्रिया थी, एंड लेट्स से यहाँ पे सनाया थी। तो इन सबको उतरना था। अभी सब एक साथ घुसना चाह रहे थे और इसके पीछे अभी सब ध्रुव, दिव्या, दीक्षा सब लाइन से खड़े, लवली सब खड़े, अभी उतरना था। अब इन लोगों ने क्या पैटर्न बनाया कि पहले यश कूदेगा नीचे, जब तक यश कूद नहीं जाएगा तब तक बंदा ए से एनीवन, तब तक आरती हिलेगी नहीं। जब यश नीचे कूद जाएगा उसके बाद आरती कूदेगी, जब आरती कूद जाएगी उसके बाद राधिका कूदेगी। अब क्या हो गया है यहाँ पे, एक प्रॉपर ड्रिफ्ट मिला है, एक सबको एक पुश मिला है। ये पुश कैसा है, कंसेक्यूटिव पुश कैसा है, देखो समझो। कंसेक्यूटिव पुश कैसा है, यश जब नीचे कूदेगा तो आरती यश की जगह लेगी, राधिका आरती की लेगी, एंड प्रिया लेगी राधिका की, देन सनाया लेगी प्रिया की, और लवली लेगी सनाया की। इट्स लाइक अ कंसेक्यूटिव मोशन, ऐसा कंटिन्यूअस भी नहीं है। कैसा है, रुक रुक के हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है कि नहीं। तुम आगे बढ़ो, मैं रुका हूं तब तक, तुम आगे जब बढ़ गए तब मैंने तुम्हारी जगह ली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आके बिल्कुल चलते ही चले जा रहे हैं लाइन से। दिस इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन गॉट ड्रिफ्टेड। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो द इलेक्ट्रॉन्स गॉट ड्रिफ्टेड हो जाते हैं। ड्रिफ्ट मतलब ही होता है कि उनको एक पुश मिला है, ड्रिफ्टेड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। बताओ क्लियर है चीज। इसी को Yes, हमने sir. बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जब भी तुम क्वेश्चन में कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से डिनोट करते हैं ना, इसकी ऑलमोस्ट रेंज आने वाली है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। या भले ही वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू बहुत कम है, बट नेट डिस्प्लेसमेंट अभी भी जीरो नहीं। ठीक है, अब देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है चीजें। अब इसका मैथमेटिकल अप्रोच समझोगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली। कैसे समझते हैं इसको, देखो कैसे समझते हैं इसको। मैंने एनिमेशन बना के लाया था, अगर टाइम बचेगा तो मैं वो दिखा दूंगा, ठीक है। मैथमेटिकली समझते हैं। अब मैथमेटिकली तुमने क्या बोला, हु आर यू दिस टाइम, एवरीवन कम आउट ऑफ द माइंडसेट ऑफ योर ओन इंस्टिंक्ट। तुम जो खुद हो वो भूल जाओ। तुम अभी अपने आप को इमेजिन करो तुम जे थॉमसन हो और तुम बैठे इस फॉर्मूले को देख रहे हो जो तुम्हारा टीचर तुमको अभी सिखाया है। क्या है, I = Q/T। नाउ यू आर थिंकिंग कि इट्स वेरी सिली, द चार्ज, द टाइम। एक तो इम्प्रैक्टिकल, दूसरा चीज you know that charge will only flow due to what, the flow of electrons। तो अब तुम्हारी पूरी एनालिसिस है कि यार क्यों ना मैं एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इस करंट को डिफाइन करूं। सो हाउ यू विल डू इट, हाउ यू विल अप्रोच टुवर्ड्स इट। अच्छा, तुम्हारे सर तुमको इसके अलावा एक चीज और बता के गए हैं, वो क्या है, क्यू क्या होता है, एनी। मैं खाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये होता है नहीं होता है। Yes. अच्छा, मैं यहाँ पे बड़े एन से लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 एन आते हैं। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये, सिंपल नंबर ऑफ Electron. इलेक्ट्रॉन। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तुम्हें ये फॉर्मूला चेंज करना है, सबको समझ में आया चेंज करने का मोटिव क्या है, मोटिव समझ में आया ना। उसी बंदे की माइंडसेट से सोचो तो तुम्हें समझ में आएगा कि उस टाइम वो कैसा फील करके इसको डिराइव कर रहा होगा। तो अब तुमने क्या बोला कि मैं मान लो यहाँ पे एक पार्ट लेता हूँ, इस पार्ट में मैं देखता हूँ कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा वही होगा मेरा करंट। ठीक है, अब तुम इस नंबर को देख रहे हो। When you are looking at this number, again you are thinking it's very silly to calculate the flow of electron। तुम मेजर नहीं कर पाओगे कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं एक जगह से, क्या तुम मेजर कर पाओगे? ऑब्वियसली प्रैक्टिकलिटी के उससे सोचो तो इट्स वेरी हार्ड। क्या ये आसान बात है, बोलो। No. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं से कितना फ्लो कर रहे हैं। No, sir. तो तुम यहाँ पे बच्चा मेरे, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना, कोई इश्यू हो तो पूछना। तुम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करोगे जिसको तुम बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या, पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये तुम्हारे लिए निकालना इजी क्यों है, ये तुम्हारे लिए निकालना इसलिए इजी है दिव्या, बिकॉज तुम्हें अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज से, तुम्हें अपनी फिजिक्स की नॉलेज से, यू नो इट वेरी वेल कि मोल्स क्या है। एवोगाड्रो ने तुम्हें बता के गया है। तुम्हें पता है कि किसी भी, मैं तुमको कॉपर दे रहा हूँ तो तुम्हें पता है कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुमको पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो तुम्हें पता है कि उसके 1 किलो में कितने एटम्स हैं। अगर तुम्हें कितने एटम्स पता है और तुम्हें पता है एक एटम पे इतने इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें क्या उसकी पर यूनिट वॉल्यूम पे तुम नहीं बता सकते हो कि उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? बताओ, बता सकते हो या नहीं? दिस यू कैन इजीली टेल।
अब तुम ये बता सकते हो, तो नाउ यू नो दैट दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द रीजन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, बाकी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से तुमने एक नई चीज डिफाइन करी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज ये नंबर कैलकुलेट करना टफ था, बट ये नंबर कैलकुलेट करना इजी है। अब मैं तुम्हें 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, जितना भी वायर, जितना भी मेटल दे दूं, तुम उस मेटल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लोगे या नहीं? तो अब अगर तुम अपना एनालिसिस कर रहे हो इतने पार्ट को लेके, तो इतने पार्ट पे तुम क्या करोगे, तुम इतने पार्ट में मान लो तुमने बोला ये x डिस्टेंस है, वायर तुमने अपनी मर्जी से लिया था, तुम्हें a पता था, अब तुम्हें पता है कि इतने x में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं बोलूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, कितने है इस वॉल्यूम में, कोई बता सकता है मुझे? अरे n into x यही होंगे, बताओ सनाया, कोई दिक्कत यहाँ पर? प्रियंका, प्रिया, एवरीवन, गाइस प्लीज वेक अप। संकेत, कोई दिक्कत? सुमी, स्वाति, सुमी क्लियर है चीजें? ओए सोमत, यस सर क्लियर है। ठीक है, तो ये तुम्हें मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं अगर तुमसे ये चार्ज पूछूं तो चार्ज कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी दिस चार्ज? ENAX into E। ENAX। अब तुम बोलोगे मेरे सर ने जो मुझे बताया था, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं dq/dt के फॉर्म में अगर मैं लिखूं, वो चीज कहीं ना कहीं गलत नहीं थी, बट उसकी डिपेंडेंसी इम्प्रैक्टिकल थी। तो तुम इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे, एंड व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट इट यू विल राइट इट एज ENAX। और यहाँ पे जब तुम इसको देखोगे तो E ऑब्वियसली कांस्टेंट है भाई, N कांस्टेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एरिया कांस्टेंट है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है, बचा क्या? dx/dt। और ये dx/dt क्या है? ये चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसी को तुमने क्या बोला है? वेलोसिटी। Cool guys, so from here this formula came and now you know very well कि इसका मोटिव क्या था। इस फॉर्मूले को डिराइव करने का मोटिव तुम्हें पता है, मैथमेटिक्स तुम्हें पता है, रीजन तुम्हें पता है। Cool है गाइस? इसका रीजन तो ये है ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जनरेट होता है, तो इसलिए हम इसका रीजन एग्जैक्टली, ठीक है। वो फिजिसिस्ट दूसरे थे, उन्होंने अपनी रिसर्च के बेसिस पे किया, इन्होंने अपनी रिसर्च के बेसिस पे किया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और अपन डिफाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। ये है करंट डेंसिटी। क्या है बच्चा मेरे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। अब देखो ये करंट डेंसिटी क्या होता है एक्चुअली, जैसा तुम लोग को इरिटेशन होता होगा, बट तुम लोग जैसे मन में ही रख लेते होगे, वो इरिटेशन इस टाइप का होता होगा कि यार करंट के पास डायरेक्शन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। मतलब मैं बहुत फ्रैंकली बताऊं, मुझे पूरा पता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मन में रहता है कि ऐसा क्यों है। मतलब हम उसको चाह कर भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जबकि हमें पता है कि हाँ वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वी नो द एंटायर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, बट प्रैक्टिकली क्योंकि हम उसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इज दैट सो? इज दैट सेम विद एवरीवन या खाली मेरे साथ ही ऐसा होता है? नहीं, बोलो, हमारे साथ सबके साथ ऐसा होता होगा। सो आई एम होपिंग। तो इसीलिए फिजिसिस्ट ने एक ऐसी क्वांटिटी बनाई जिससे वो वेक्टर एनालिसिस कर पाए करंट का, उसको उन्होंने क्या बोला है? करंट डेंसिटी। सो इट्स स्ट्रिक्टली अ वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट। और इसको उन्होंने कैसे समझा, उसकी इसका मोटिवेशन ऐसे ले लो, एक तो ये हो गया, दूसरा मोटिवेशन ऐसे ले लो कि तुम एक वायर लो पतला सा, उस वायर को बैटरी पे लगा दो, सो वो वायर अगर बहुत पतला होगा तो वो जल जाएगा। सो करंट कितना फ्लो कर रहा है हर पॉइंट पे वो मैटर नहीं करने वाला है। कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पे तुम्हें कितने एरिया से मेजर कर रहा निकल रहा है करंट, वो भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वॉल्यूम उतना मैटर नहीं करेगी जितना एरिया मैटर कर जाएगा। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है करंट डेंसिटी का, जिसको अपन जे से लिखेंगे। अच्छा, इसकी काफी अच्छी डेफिनेशन है, मैं तुम्हें अभी वो भी बताता हूँ। इसको अपन जे से लिखेंगे, पहले एक फिजिकल डेफिनेशन समझ लो, एंड इट विल नथिंग बी करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये एरिया याद रखना कि हम हमेशा ये एरिया कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू, या एरिया नहीं, एक मिनट, सरफेस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया हम हमेशा कहाँ लेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इट्स स्ट्रिक्टली अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी फिजिसिस्ट ने बनाई जो उन्हें वेक्टरली फिजिक्स इसको करंट को समझने में हेल्प करे, बिकॉज करंट तो स्केलर आ रहा था, कोई मतलब नहीं निकल रहा था, उसको समझने का मजा नहीं आ रही थी। सो दिस इज द वे हाउ दे डिफाइंड इट। अब इसका एक और एक डेफिनेशन है जो मैं अभी तुमको बता तो देता हूँ, बट
चलो मैं अभी प्रूव भी करा दूंगा, वैसे मैंने रेजिस्टेंस अभी पढ़ाया नहीं है, बट आई थिंक तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे अभी के लिए, मैं बता कर देता हूँ। लेंगे। तो एक देखो डेफिनेशन मेरे को आज ही मिली है, मतलब आज ही नहीं मिली है बट मैंने लिख ली है। सो इट्स एक्चुअली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, काफी नई डेफिनेशन है, आई थिंक पहली बार ही सुनोगे या एनसीईआरटी में है शायद। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, ratio of electric field at any point इसको अभी मत करेगी, छोड़ो, let's leave it for the time being, क्योंकि अभी तुमने रो भी नहीं पढ़ा है, so it's not a good choice। चलो ऑल इन ऑल ऐसे समझ लो। सो ये अभी के लिए ये डेफिनेशन समझे रखो, ठीक है। अच्छा, यू कैन राइट दिस आल्सो इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई की वैल्यू अभी तुमने निकाली है NEAVD, तो ए, तो तुम यहाँ से डायरेक्ट इसको भी डिफाइन कर सकते हो, इट्स नथिंग बट NEVD, है ना। ये याद रखना, देखो बच्चे कैसे याद रखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में बड़ा एन आएगा छोटा एन आएगा। डोंट गो विद द साइज ऑफ माय लेटर कि वो अल्फाबेटिकली छोटा है या बड़ा है। सिंपल सी ये बात याद रखो, ये एन कौन सा है, जो पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है? पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्या डिफाइन कर रहा है? पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी अपन लिखते हैं, इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी अपन डिफाइन करते हैं। सो इट्स डिफरेंशियल फॉर्म इसका ऐसे डिफाइन होता है, जो करंट होता है वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ उधर, करंट इज इंटीग्रल J.ds, ये होता है इंटीग्रल फॉर्म। ds यहाँ पे सरफेस एरिया, ये क्या है? एरिया, ठीक है। कहीं पे तुम्हें डेंसिटी वगैरह दे दी तो उसके रेफरेंस में, और ये आया कहाँ से है, इसी को ऐसे लिख के, है ना, ये इसी फॉर्मूले से ट्रांसफॉर्म हुआ है कि इट्स नथिंग बट di/dt। J क्या होता है? di/dt, या सॉरी di/ds, यहीं से। तो इसी को ट्रांसफॉर्म करके वी जस्ट रोट इट लाइक, उधर भेजा, ds को इंटीग्रेट कर दिया, तो आई नेट इज नथिंग बट इंटीग्रल J.ds, ठीक है। इतना ही रखें आज के लिए, ठीक है। सर आगे एक दो चीज और है। अच्छा, एक दो चीज और समझ लो। चलो अब तुम्हें एक फिजिकल मीनिंग एनिमेशन दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद चले जाना थ्योरी वाली चीज है। तो आज मैं तुम्हें दो चीज और बता देता हूँ। मीन फ्री पाथ, देखो ये सेम चीज तुम पढ़ चुके हो KTG में, बट यहाँ पे उसका रेफरेंस अलग है। मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो वैसे इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो समझो। ये दोनों बिना करंट के भी डिफाइन है, याद रखना। दीज आर डिफाइंड विदाउट करंट एज वेल। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां पे करंट फ्लो हो रहा होगा वहीं पर तुम इसको डिफाइन करोगे, विदाउट करंट एज वेल। जहां पे करंट नहीं है वहां पर भी ये डिफाइन है। जनरल मीनिंग सबको पता है, जनरल मीनिंग क्या बोलता है? कोई बताएगा कि जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है तुम्हारे ढेर सारे, या इलेक्ट्रॉन्स है, तो सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्या होता है? पता होगी तुम लोग को ये चीज, डिस्टेंस बिटवीन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच। पता है सबको ये चीज? बोलो यस और नो। यस बोलो यस सर। ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? अगेन द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब ये तो जनरल वे में था। जनरल वे में क्यों था? क्योंकि जनरल वे में भी सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं भैया, चार्जेस भी मूव कर रहे हैं, और सब लोग मोशन में है, बिकॉज उनके पास कुछ तो टेम्परेचर है। अब इसका करंट के फ्लो में मीनिंग लेना, पहले ये एनिमेशन देखो। ये प्रैक्टिकलिटी तुम्हें दिखा देगा कि ऐसा कुछ होता होगा जब भी करंट फ्लो होता है। तो देखना क्या हो रहा है, पहले इसको समझो, फिर मैं और डिटेल में बताता हूँ। ये एनिमेशन देखो अच्छे से, देखो एक बार ध्यान से, सब देखना क्या हो रहा है, और वो इमेजिन करना जो मैं ट्रेन वाला एग्जांपल दे रहा था तुमको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ऐसा हो रहा है। सी व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ध्यान से, ड्रिफ्ट हो रही है ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं। और देखो अभी मोशन कैसा है, जब तक ये वाले इलेक्ट्रॉन आके इसकी ऑर्बिट में नहीं आएंगे तब तक क्या होगा, वो वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे की ऑर्बिट में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, अभी अपन कैलकुलेट भी करेंगे इवन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन। अभी टाइम मिला तो अभी कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब तो टाइम हो गया। तो देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या बता रहा है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो अभी ये रेस्ट पे थे, इसने इसको आके धक्का दिया, तो इनने यहाँ से एक्सेलरेट होना चालू किया, बीच में कहीं इनका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे इनका एक्सेलरेशन फिर जीरो हो रहा है और फिर यहाँ पे आके बैठ जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आके बैठ क्यों जा रहे हैं? बिकॉज इसका जो न्यूक्लियस है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये यहाँ आके जैसे ही बैठे, इसने इनको पुश किया। सो दिस इज हाउ द मोशन इज हैपनिंग। कंसेक्यूटिव मोशन है, एक साथ फ्लो नहीं है, बट ऐसा टक 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 टक, इट्स इन द चंक्स में हो रहा है मोशन। ठीक है, और एक चीज समझो, अब इस रेफरेंस में तुम्हें मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम समझाता हूँ। देखो देखो देखो, जितनी ये कोलिजन हुआ, इस कोलिजन के बाद जितनी डिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, उतनी डिस्टेंस को तुम क्या बोलोगे? ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक की? मीन फ्री पाथ क्या है? हाँ, ये डिस्टेंस क्या है? सुना है, समझ में आया बच्चा? संकेत, दिस इज मीन फ्री पाथ। यहाँ से देखो यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज व्हाट डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल रहे हो तुम? मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ बोल रहे हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलैक्सेशन टाइम क्या? देखो अब जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, उतनी देर में इसका आगे वाला रिलैक्स कर रहा है नहीं कर रहा है? यस। अब जैसे ही ये इसको पुश करेगा, अब इस पीछे वाले का टाइम है रिलैक्स करने का। जब तक ये यहाँ पहुंचेगा उतनी देर में उसका पीछे वाला दूसरा आगे होगा, वो इस एनिमेशन में है नहीं, बट जितनी देर में ये इधर से इधर पहुंचेगा उतनी देर में उसका पीछे वाला आके उसको पुश करेगा। तो जितनी देर में ये इन द टाइम हाउ मच these electrons are traveling the mean free path, that time is actually the relaxation time in this particular case. वो उतनी देर में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, उसको कोई पुश नहीं कर रहा, फिर ये मीन फ्री पाथ खत्म, रिलैक्सेशन टाइम खत्म। ठीक है, क्लियर है चीजें? यस। तो ये होता है जब भी तुम इवन अभी तुम जब कैलकुलेशन करोगे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम आती है, -4 की रेंज में। अच्छा, आई विल बी शेयरिंग यू दीस स्लाइड्स, मैं भेज दिया हूँ तुम्हारे ग्रुप पे, अभी भेज दे रहा तुरंत। तो न्यूमेरिकल्स कर लो, 4 ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, एंड आई होप यू लाइक द सेशन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, बाय बाय। यस। Excuse me, sir. या व्हाट्स दिस? Sir, तो मुझे सर क्वेश्चन आपने पूछना जो था। क्वेश्चन पूछा था कि why एम्पियर इज अ फंडामेंटल यूनिट, तो सर इसका आंसर क्या ये होगा कि चार्ज जो है उसे हमें कैलकुलेट